संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। 68 दिनों के लॉकडाउन के बाद आज से यानी 1 जून से शुरू हुआ अनलॉक 1। चरणबद्ध तरीके से इस तरह का अनलॉक का फेज चलता रहेगा। ये अनलॉक 1 जो शुरू हुआ है ये 30 जून तक प्रभावी रहेगा। उसके बाद सरकार की तरफ से और भी गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, इस तरह से जो है आज़ादी मिलेगी और पूरा देश अनलॉक हो जाएगा। और आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल से हमारे पास जो खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि 1 जून से यानी आज से तमाम धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे और 8 जून से तमाम सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में कर्मचारी 70% उपस्थित रहेंगे और 70% उपस्थिति में यहाँ कामकाज शुरू होगा। और केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि 8 जून से तमाम धार्मिक स्थल खोले जाएंगे और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर और जितने भी जोन्स हैं उन जोन्स में दुकानें खुलेंगी, वाहन चलेंगे। बसों पर जो यात्री बैठेंगे वो सीट के मुताबिक ही बैठेंगे, सीट से ज़्यादा यात्रियों को अलाउ नहीं किया जाएगा। और ये भी कड़ाई से पालन किया जाएगा कि सारे लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया है कि नहीं। बसों में यात्रा करते वक्त, वाहनों में यात्रा करते वक्त मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ज़रूरी है। बंगाल सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। अगर आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं तो यहाँ पे कम की तादाद में आप जाएं, दर्शन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ऐसा कहा गया है। आपको हम नज़ारा दिखाएंगे बंगाल के कल्याणेश्वरी मंदिर का। बंगाल के आसनसोल से सटे झारखंड और बंगाल की सीमा से सटा एक मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है कल्याणेश्वरी मंदिर। कल्याणेश्वरी मंदिर का पट भी आज से खोल दिया गया और इसके बाद यहाँ जो दुकानदार थे जो पूजा की सामग्री बेचते थे उनमें काफ़ी खुशी फैल गई है और भक्तों में भी काफ़ी खुशी देखा गया। और आज भक्तों ने दर्शन किए। आज लॉकडाउन के बाद आज पहली बार दर्शन किए भक्तों ने, कल्याणेश्वरी माँ के दर्शन किए और लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही थी। हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे हैं इन खास दृश्यों में कि यहाँ का क्या नज़ारा रहा। हमने दुकानदारों से भी बातचीत की और भक्तों का भी जायजा लिया कि भक्त किस तरह से यहाँ पे दर्शन करने पहुंचे। आइए दिखाते हैं आपको मां कल्याणेश्वरी मंदिर का खास दृश्य। তো মায়ের মন্দির খুলে গেল। হ্যাঁ, খুলে গেছে। কিরকম মানুষ আসছে ভক্তরা? আসছে টুকটাক করে আসছে। এই তো আজ খুললো, মানুষ জানতো না যে মন্দির বন্ধ আছে। মন্দিরটা আমাদের বন্ধ কোনদিন ছিল না, মায়ের সেবা হতো। এবার মানুষ আসছে, সাড়া পেয়েছে, মন্দির কল্যাণশীল খোলা আছে, পুজো চলছে। আমরাও সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা বজায় করে করছি। কি নাম আপনার? আমার নাম জয় মুখার্জি। মন্দির তো খুলে গেল আজ থেকে। হ্যাঁ, আপনি কি রোজ পুজো দিতে আসতেন? প্রতিদিন আসছি পুজো করতে মায়ের কাছে। এতদিন আসছিলেন? হ্যাঁ, এতদিন যে বন্ধ ছিল আসছিলেন? হ্যাঁ, মাঝখানে আসতাম, বর্ডার ছেড়ে দিতে তো আসতাম। আমার সাথে কন্টিনিউ আসছি আমি। আজ থেকে পুরোপুরি খোলা? হ্যাঁ, পুরো খুলো, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর পালন করে হচ্ছে আর পুজো হচ্ছে মায়ের কাছে। কি নাম আপনার? আমার নাম হলো মঙ্গল বাউরি, মাইথান থেকে আসছি আমি। তো মন্দির খুলে গেল, আজ থেকে মন্দির খুলে গেছে। কেমন মানুষের সাড়া পাচ্ছেন? মানুষ আসছে? মানুষ আসছে, মানে পুজো করতে আসছে। ডেলি আপনার আসছে মোটামুটি। এই তো আজ থেকে খুললো মন্দির। ডেলি আসছে মোটামুটি 10টা 15টা কুড়িটা লোক আসছে, 1-2টা পাঁঠাও আসছে। আপনার আমি যাত্রী, উনি পুজো নিয়ে আসেন। সবাই আসতে সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে এখানে? সমাজের দূরে হচ্ছে, যেটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করে পুজো হচ্ছে। আপনি দেখুন না, আমি পুজো করতে। নাম আপনার? আমার নাম পরদেশি মালিক। আপনি দোকানদার? হ্যাঁ।
बिहार से हमारे पास जो खबर आ रही है, बिहार सरकार ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक ही बिहार सरकार चलेगी और अनलॉक 1 के दौरान जो सेंट्रल की तरफ से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसी गाइडलाइंस पर का अनुसरण करेगी बिहार सरकार और बिहार में वही लागू रहेगा और एज इट इज उसी को लागू कर दिया गया है। और हमारे पास जो अगली खबर आ रही है वो दिल्ली से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान किया है कि जो सीमाएं हैं दिल्ली से जो सटी हुई जो सीमाएं हैं अन्य प्रदेशों की सीमाएं वो 1 हफ्ते तक सील रहेंगी और इस संदर्भ में उन्होंने यहाँ के लोगों से सलाह भी मांगे हैं। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन के दौरान लोगों से ये पूछा कि वो अपनी सलाह दें कि इन सीमाओं को कब तक सील रखा जाए, कब खोला जाए। उन्होंने सुझाव मांगे हैं और उन्होंने ये कहा है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर वो जो जोन्स हैं उन जोन में तमाम दुकानें खुलेंगी और तमाम वाहन चलेंगे, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन और बड़े वाहन भी चलेंगे, बसेस चलेंगे। लेकिन इन बसों में उन्होंने यही कहा है कि लोग जितने सीट हैं उन सीट्स के मुताबिक ही लोग बैठेंगे और 4 पहिया वाहनों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने लोगों से राय भी मांगी है और आज उन्होंने संवाददाताओं के लिए एक मैसेज भी दिया और उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। पिछली बार केंद्र सरकार ने कहा था कि इंडस्ट्रियल एरिया में स्टैगर्ड टाइमिंग्स लागू किए जाएंगे, तो हमने भी उसी के हिसाब से स्टैगर्ड टाइमिंग्स किए थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने वो निर्णय हटा दिया, तो दिल्ली में भी अब सारी इंडस्ट्रीज खुल सकेंगी। अब मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं और इस पे आप लोगों का मुझे मार्गदर्शन चाहिए। आज तक मुझे आप लोगों का बहुत स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत विश्वास मिला और उसी के भरोसे आज जितने काम हम लोग कर पा रहे हैं आपके विश्वास और आपके स्नेह की वजह से ये सारे काम दिल्ली के अंदर इतने सारे काम हो पा रहे हैं। मेरे पास समय समय पर काफ़ी कठिन चुनौतियां आईं, कई बार उनके समाधान नहीं होते थे। ऐसे समय पे मैं कई बार आप लोगों के समक्ष आया, आप लोगों से मार्गदर्शन लिया, आप लोगों से सुझाव लिए। समय समय पे आप लोगों ने जो मार्गदर्शन किया उसको हम लोगों ने लागू भी किया, जैसे आपने कहा हमने लागू किया। कुछ दिन पहले आप लोगों से सुझाव मांगे थे कि दिल्ली में लॉकडाउन में ढील दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए और भरपूर सुझाव आए, 5 लाख लोगों ने सुझाव दिए। आज आपका सुझाव एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए। क्या दिल्ली के बॉर्डर्स को खोला जाए? एक बार तो आपको लगेगा कि ये क्या पूछ रहा हूं मैं। इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दिल्ली के अंदर कोरोना के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। रोज हम देखते हैं कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैंने इसके बारे में कहा कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय तो है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह मैं इसलिए कह पाया क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले 5 सालों में आपकी सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में और स्वास्थ्य सेवाओं में खूब पैसा इन्वेस्ट किया है। खूब नए अस्पताल खोले, खूब नए बेड्स बनाए, खूब सारे बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार वाजिद का आज 42 साल की उम्र में निधन हो गया। साजिद और वाजिद की जोड़ी काफ़ी फेमस जोड़ी थी और बॉलीवुड के स्टार सलमान खान की फिल्मों में नज़र आते थे साजिद वाजिद के म्यूज़िक और साजिद वाजिद के बहुत प्रिय भी थे सलमान खान के। और यही वजह है कि दबंग याद होगी आपको, फिल्म दबंग का जो म्यूज़िक है साजिद वाजिद ने ही दिया था और इसीलिए काफ़ी पॉपुलर भी रहा इसका म्यूज़िक। और आपको बता दूं कि आज 42 वर्षीय वाजिद
का निधन हो गया। किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे वाजिद और ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना के शिकार भी हुए वाजिद और वह पिछले कुछ दिनों से हॉस्पिटल में दाखिल थे और इसके बाद साजिद और वाजिद की जोड़ी टूट गई। तमाम सेलिब्रिटीज ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं वाजिद को और वाजिद एक अच्छे इंसान के तौर पे भी जाने जाते थे इंडस्ट्री में और सबसे आखिरी बार उन्होंने गायक मीका सिंह से बात की थी। मीका सिंह से उनकी बातचीत हुई और उसके बाद उनका निधन हो गया। और आपको ये जानकारी दे दूं कि आज से यानी 1 जून से भारतीय रेलवे ने 200 नई ट्रेनें शुरू कर दी हैं ताकि यात्रियों को, आने जाने वालों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके यह जानकारी मीडिया को भी दी और तमाम लोगों को ये बताया कि रेलवे अपनी तरह से अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। एक 1,80,000 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पार कर गया है भारत। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रवासी श्रमिकों के आने जाने का सिलसिला भी चल रहा है। रेल की मदद से और दूसरे वाहनों के जरिए प्रवासी मजदूर एक दूसरे जगह पे जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है, विशेषज्ञों का ऐसा कहना भी है कि प्रवासी मजदूर एक दूसरे जगह जा रहे हैं जिसकी वजह से इस बीमारी की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। और अभी हमने आपको दिखाया कि रेलवे ने अपनी सेवा शुरू कर दी है। और आपको ये भी बता दूं कि प्रवासी श्रमिकों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है इस दौर में। और सोनू सूद जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनका नाम उभर कर सामने आ रहा है। सोनू सूद की तरफ से प्रवासी मजदूरों की मदद की जा रही है। और इसी क्रम में एक नाम और जुड़ गया है। एक 12 वर्षीय बालिका है जो उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली है, निहारिका द्विवेदी। वह स्कूल में पढ़ती है और उसने कुछ पैसे जमा किए थे। उसने गुल्लक तोड़कर गुल्लक से 48,000 रुपए निकाले और उस 48,000 रुपए को प्रवासी मजदूरों को दे दिया ताकि प्रवासी मजदूर हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से झारखंड पहुंच सके। ये तमाम मजदूर झारखंड के थे जो उत्तर प्रदेश के नोएडा और आसपास के इलाकों में काम करते थे, जिनमें से एक कैंसर का रोगी भी था। और इसे देखकर निहारिका द्विवेदी का कलेजा बहुत पिघल गया और उसने तमाम गुल्लक के पैसे इन मजदूरों के लिए खर्च कर दिए गए। और उसकी इच्छा थी कि ये तमाम मजदूर हवाई जहाज से पहुंचे अपने घर। और यही हुआ। निहारिका ने 12 वर्षीय निहारिका द्विवेदी जो नोएडा की रहने वाली है, उसने अपने गुल्लक से 48,000 रुपए निकाल कर दिए। और इसके बाद ये पॉसिबल हो पाया कि ये तमाम प्रवासी मजदूर जो नोएडा के आसपास के कारखानों में काम करते थे, वह अपने घर पहुंच पाए। झारखंड के तमाम लोग निवासी थे और झारखंड के ये तमाम प्रवासी मजदूर अपने अपने घर पहुंच पाए। कोलकाता और आसपास फेरी सेवा का शुभारंभ आज से हो गया। लॉकडाउन के बाद आज यानी 1 जून से यहाँ फेरी सेवा यानी पानी में चलने वाले वाहनों की सेवा शुरू हो गई है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यात्री इसका लाभ ले रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस सेवा की शुरुआत तो की गई है। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका ऐलान किया था कि फेरी सेवा भी शुरू की जाएगी। लिहाजा आज से कोलकाता और आसपास के जिलों में फेरी सेवा की शुरुआत हो
गई है, लेकिन इसमें खास तौर से यह ख्याल रखा जा रहा है कि जो लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनका स्क्रीनिंग किया जा रहा है और अंदर प्रवेश करते वक्त जो है ये देखा जा रहा है कि उन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया है कि नहीं। तो हर लोगों के लिए मास्क ज़रूरी है और स्क्रीनिंग के बाद ही आप अंदर जा पाएंगे। और इसके बाद जो यात्रीगण हैं, जो कोलकाता के लोग हैं, आसपास के ज़िलों के लोग हैं, उनको खुशी है कि यह सेवा शुरू हो गई और इस सेवा के जरिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाएंगे। हमारे पास कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं। इन तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यात्री लाभ लेने लग गए हैं आज यानी 1 जून से शुरू हो गया है फेरी सेवा। पानी में चलने वाले इस वाहन की वजह से लोगों को काफ़ी आराम भी हो रहा है। সব নেই। ফেরি সার্ভিস চালু হলো, কি সুবিধা হবে আপনাদের? আগে তো খুবই প্রবলেম ছিল। প্রবলেম বলতে ফেরি সার্ভিস চালু হওয়াতে ভাড়াটা আমাদের সামঞ্জস্য হয়েছে। কারণ আগে অটো করে যেতে হতো, প্রচুর পরিমাণে ভাড়া, সেটা আমাদের ঠিক পোষাতো না। সেটা ফেরি সার্ভিসটা চালু হওয়াতে আমাদের খুব সুবিধা হয়েছে। আর এখানে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা মোটামুটি এখানে ব্যবস্থা তো আসার পরে সবই ঠিকঠাকই আছে। হাত স্যানিটাইজার করা, তারপরে কিন্তু তা সত্ত্বেও তো দেখা যাচ্ছে যে রাজ্যে তথা দেশে করোনা সংক্রমণ বাড়ছেই, প্রত্যেক দিন রেকর্ড করছে। তো একটা কিছু কি আতঙ্ক আছে? আতঙ্ক তো সবসময়ের জন্য আছে, তার জন্য নিজের সবসময় সাবধানতা বজায় রাখতে হবে। স্যানিটাইজার, নিজের হাত গ্লাভস, মুখে মাস্ক পরাটা সবসময় কন্টিনিউ, ডিস্টেন্স বজায় রেখে চলতে হবে। ঠিক আছে, আপনার নাম? আমার দিব্য নিয়ে बिहार से हमारे पास खबर आ रही है कि पिछले 24 घंटे में 123 लोग संक्रमण के शिकार हुए और उनकी मौत हो गई। 3700 के ऊपर ये आंकड़ा यहाँ पहुँच गया है बिहार में और ये तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है और सरकार की तरफ से कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन इसकी रफ्तार कमने का नाम नहीं ले रही है। और हम आपको बता दें कि अम्फान की वजह से, चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में काफ़ी क्षति पहुंची, काफ़ी घर उजड़ गए
और खेती में भी काफ़ी क्षति पहुंची। जो किसान हैं उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा और किसान फिर से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, खेती को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। धान की खेती का समय है और इस खेती को फिर से जो है ठीक करने में लग गए हैं किसान। लेकिन इनका कहना है कि सरकारी मदद नहीं मिलने की वजह से इन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद यहाँ के किसानों को नहीं दी जा रही है। हुगली जिले से हमारे पास खबर आ रही है, हमने यहाँ किसानों से बातचीत भी की जो किसान खेती पे ही डिपेंड है पूरी तरह से। ऐसे किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। বৈদ্যবাটি চক মৌজার রবীন্দ্রনাথ বাগুই বলছি। আমি একজন সাধারণ কৃষক। আমি ঋণ নিয়ে ধান চাষ করেছিলাম এবং গবাদি পশু আছে। এই গবাদি পশুর জন্যে খাওয়ার এবং ধান চাষের বিরাট ক্ষতি হয়েছে। তিলের চাষ, তিল এবং কাটা ফসল করেছিলাম, সেগুলোও এই আমপানের ঝড়ে বিরাট ক্ষতি হয়েছে এবং চালা ভেঙে, আমপানের ঝড়েতে চালা ভেঙে গেছে। আমার গবাদি পশু যে রাখবো সে রাখার জায়গা নেই, গাছপালা পড়ে আছে, গাছপালা পড়ে বিরাট ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতির এর সুহারা কিছু পাচ্ছি না। কোনো সরকারি সংস্থা থেকে কোনো লোক বা আসেনি। আমাদের এই যে কিছু অনুদান, আমরা ঋণ নিয়ে এই চাষ করেছিলাম, এই ঋণ কীভাবে শোধ করব আমরা নিজেরাও জানি না। সরকারের থেকে যদি কিছু সুরাহা পাই তাহলে আমাদের খুব উপকৃত হই আমরা। বৈদ্যবাটি চক মৌজা, আমি একটা কৃষক। আমপানের ঝড়ে ধান, তিল, সবজি, ধান, তিল, তারপর করলা আমার আছে, ভেন্ডি আছে, আম আছে, ব্যাপক আমাদের ক্ষতি হয়েছে। আর আমপানের ঝড়ের জন্য, লকডাউনের জন্য শ্রমিক আসছে না,
আমরা ধান কাটতে পারছি না, ধান জলের তলায় হয়ে আছে। আমাদের খুবই চিন্তার কারণ হয়ে যাচ্ছে কীভাবে কি আমরা ফসল তুলব। তিলের কোনো তো ইয়ে নেই, তিল তো একদম পুরো নষ্ট হয়ে গেছে। তিলের আপনার কোনো ভেতরের তিলের শ্বাস বলে কিচ্ছু নেই। আর আমাদের এটা সরকারি সংস্থায় তিল দিয়েছিলেন উনিরা, হ্যাঁ আমরা ভালোভাবে সযত্নে তৈরি করেছিলাম, কিন্তু ফসল আমরা পেলাম না। আর ধানের ব্যাপারে ধান তো অর্ধেক প্রায় ঝরে গেছে, 50% ঝরে গেছে। আর যেটুকু আছে আর তো লেবার টেবার নেই। হ্যাঁ, গাড়ি টাড়ি যদি ব্যবস্থা যদি হয় কিছু, তাহলে আমরা কিছুটা সুরাও হতে পারি। बंगाल में राजनीतिक पारा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी अपनी तरह से रणनीति तय करने में लगी है और उधर टीएमसी जो सत्तासीन पार्टी है टीएमसी भी अपनी तरफ से रणनीति बना रही है। और केंद्र और राज्य में जो है तनातनी भी चल रही है, आमने सामने है दोनों, और दोनों में बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्रीय नेताओं की तरफ से बयानबाजी हो रही है और इधर प्रदेश के नेताओं की तरफ से भी बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बीच भी राजनीतिक पारा कमने का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पे। और हम आपको लिए चलेंगे बंगाल के मुख्य औद्योगिक शहर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कामकाज चल रहा है। यहाँ सामान्य तरीके से कामकाज चल रहा है, लेकिन यहाँ हर आने जाने वालों पर नज़र भी रखी जा रही है और उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और उनके मास्क भी चेक किए जा रहे हैं, उन्होंने मास्क पहना है कि नहीं। और अंदर जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि अंदर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही तमाम काम आप कर सकते हैं। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने बातचीत की यहाँ के चेयरमैन, आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी से। आज 1 जून है। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज से काफ़ी सारी रियायतें दी हैं, तो हम देख रहे हैं कि आसनसोल कॉरपोरेशन में भी कामकाज पहले की भांति ही शुरू हो गया है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये कोविड-19 जब से शुरू हुआ है उसी दिन से हम लोग आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से चारों तरफ सैनिटाइजेशन करा रहे हैं। हम लोग कॉरपोरेशन गेट में जो घुस रहे हैं उसको भी हैंड सैनिटाइजर लेके हाथ सफाई करने के लिए हम लोग बंदोबस्त किया है। एवं सफाई का बारे में कॉरपोरेशन जो काम किए हैं आसनसोल शिल्पांचल में पूरा 106 वार्ड में सैनिटाइजेशन हो, सफाई हो, ये सब लेके आदमी तो पास हम लोग घर में पहुँचे हैं। तो अगर इसका लिए किसी भी अगर जगह में कोई अगर कमती हो गया है तो हम लोग हर टाइम यही बोल रहे हैं आदमी लोगों को कि हम लोगों को काउंसिलर भी हम हर वार्ड में उसको
लिए अपना मेहनत जारी करके रखते हैं। उनका साथ जोगाजोग करिए। किसी तरफ तक जो सरकारी का मदद होता है वो कोई कमी नहीं होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि आज से कुछ रियायतें दी जाएंगी, लेकिन साथ ही उन्होंने इंसानों को, लोगों को काफ़ी सावधान रहने की भी सलाह दी थी। तो आप बतौर चेयरमैन नगर निगम, आप यहाँ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, हम लोग तो ऑलरेडी सावधानों के लिए गाड़ी निकाला है कॉरपोरेशन का तरफ से। हम लोग हर आदमी को ही बोल रहा हूँ, ये देखिए मास्क पहन के घूमिए। मास्क जो क्रेता है उसको भी मास्क पहनना चाहिए, जो विक्रेता है उनको भी मास्क पहनना चाहिए, जो बात करता है अगल बगल में उसको भी मास्क पहनना चाहिए। आसनसोल शहरवासी को सबको मास्क पहनने के लिए जो स्वास्थ्य सचिव का जो गाइडलाइन है वो सब डिपार्टमेंट के लिए मानना चाहिए। हैंड सैनिटाइजेशन करना चाहिए। अगर सैनिटाइजेशन का आदमी लोगों को कमी पड़ जा रहा है तो मैं उन लोगों को बोलूँगा साबुन से भी वो अपने हाथ सारा दिन में कम से कम 10 बार धोए, हाथ पैर धो के बढ़िया करके साफ़ सुथरा रहे। देखिएगा ये कोरोना बहुत दूर चल जाएगा। कोरोना अगर जितना गंदगी में रहेगा आदमी, कोरोना उतना सब पास चला आएगा। कोरोना को भगाने का यही एक तो तरीका है, अपने आप को साफा रखिए, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर करिए, हाथ धोइए, पानी में हाथ धोइए। यही सब करते करते देखिएगा कोरोना भाग जाएगा। कोरोना संक्रमण काल के दौरान सामाजिक संस्थाओं की तरफ से बेहतर काम भी किए जा रहे हैं। आसनसोल की एक सामाजिक संस्था है हुनर फाउंडेशन, उसकी तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के तहत रेल पुलिस के जवानों को सम्मानित किया गया उनके कार्यों के लिए। और इसके साथ ही जो रेलवे में सफ़र कर रहे प्रवासी मजदूरों के बच्चों को भी उपहार आदि दिए गए संस्था की तरफ से। और इसमें रेल पुलिस के अधिकारियों का भी काफ़ी सहयोग रहा और संस्था के तमाम मेंबर्स भी मौजूद रहे। आइए हम आपको कुछ खास नज़ारे दिखाते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना की लड़ाई में हम हुनर फाउंडेशन के सदस्य रेलवे योद्धाओं को सम्मान व्यक्त करते हैं, अपना आभार प्रेषित करते हैं। कोरोना संकट की विषम परिस्थिति में भी आपने खुद की परवाह न करते हुए समाज को सर्वोपरि माना और निस्वार्थ भाव से बिना भेदभाव के संकट में घिरे अनेक व्यक्तियों के पीछे आप मजबूती से खड़े रहे। ये आपका प्रयास, आपकी ये कोशिश सराहनीय है, सम्मान करते हैं हम उसका, प्रशंसनीय है और अनुकरणीय भी है। आज जबकि पूरा विश्व दुख, हताशा, निराशा में सिर्फ जिंदगी बचाने के लिए प्रयासरत हैं, आपने खुद की चिंता नहीं की और तन मन धन से अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को निभाते हुए भी समाज के हर तबके के लिए निस्वार्थ भाव से आप खड़े रहे। गर्व है मुझे आप सब पर, अभिवादन है आप सबका और कोटिशत साधुवाद देती हूँ। थक कर रुक जाना किसी समस्या का निदान नहीं हो सकता और आपकी कोशिश, आपका प्रयास लॉकडाउन के डे 1 से बिना किसी तैयारी के, बिना किसी स्वार्थ के आपने सिर्फ और सिर्फ मानव समाज के कल्याण के लिए ये जो भोजन की प्रक्रिया शुरू की है, किसी को भरपेट भोजन कराना, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है और आप सभी, हम सभी कृतज्ञ हैं आपके कि आपने ये कोशिश सफलतापूर्वक शुरू की और आज भी उसका सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको साधुवाद देती हूँ और हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। हमारा ये सम्मान उसके आगे कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरी ये प्रार्थना है कि सीएम मिश्रा सर तो नहीं, अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उन्हें पर्सनली ये सम्मान दें।
दूसरा RK सिंह सर जी, SN आइए इधर जाइए, इधर जाइए। इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे फिलहाल विदा। अगर आपके पास भी कोई सूचना हो, कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं और हम आपकी जानकारियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। आप हमारे साथ सहयोग बनाए रखें। हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर उसके साथ भी आप बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर लें ताकि आप पल पल खबरों से जुड़े रह सकें। हमारे ट्विटर अकाउंट को आप फॉलो कर लें। हमारे जो है वेबसाइट www.khasbaat.co.in को भी आप देखें और इस पर नजर रखें और हमारे ट्विटर अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं ताकि पल पल आपको खबरें मिलती रहें, आप हमारे साथ जुड़े रह सकें। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। हर पल आप बने रह सकते हैं और खबरों के साथ भी आप इसी बहाने आप बने रहेंगे, आपको पल पल की खबरें मिलती रहेंगी। और इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, सावधान रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नमस्कार।